स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर जो है अपने YouTube चैनल इंग्लिश मैनिया पर एक नई टॉपिक को लेकर के प्रीपोजिशन को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग ग्रामर के स्टार प्रीपोजिशन में से कुछ प्रीपोजिशंस को फिर से पढ़ते हैं। एक वीडियो हमारा डाउनलोड हो चुका है प्रीपोजिशन पर, तो देखते हैं। और तो पहले तो ये है कि आपको प्रीपोजिशन जनरली एक आइडिया देता हूँ कि प्रीपोजिशन होते क्या है। प्रीपोजिशन होते हैं जो हिंदी में जिन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे हिंदी में कारक चिन्ह। हिंदी में जिन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है उन्हीं को इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है। और प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन देखिए दो शब्द से बना हुआ है, प्री प्लस पोजिशन। यानी प्रीपोजिशन की जो स्थिति होती है, प्रीपोजिशन की जो पोजीशन होती है वो प्री होती है। प्री मीन्स पहले, यानी ये पहले आता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? पहले आता है। और ये किसके पहले आता है? ये किसी नाउन के या किसी प्रोनाउन के पहले आता है। और इसका मुख्य काम है कि किसी एक नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन के साथ जोड़ना। तो ये चीजें तो जनरली चर्चा सब हर जगह मिल जाती है आपको। तो आज हम उन्हीं प्रीपोजिशन में से एक प्रीपोजिशन आपका हिंदी में है पर या ऊपर। आपने इसको सुना ही होगा। तो जो अर्थ हिंदी में पर का हो, वही अर्थ ऊपर का है। इन दोनों का सेंस एक ही होता है। जैसे मान लीजिए आप मेज पर बैठे हैं या मेज के ऊपर बैठे हैं, तो दोनों का एक ही है। या मेरी हथेली पर मार्कर है या मेरी हथेली के ऊपर मार्कर है, तो बात एक ही है। जैसे मैं फर्श पर खड़ा हूं या मैं फर्श के ऊपर खड़ा हूं, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो जो अर्थ पर का है वही अर्थ ऊपर का है। हिंदी में पर और ऊपर दोनों का एक ही अर्थ है, तो ये यहीं से काम खत्म हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी में, इंग्लिश में पर या ऊपर, इन पर या ऊपर की कितनी अंग्रेजियां हैं आपके सामने लिखा हुआ है। 7 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, 7 अंग्रेजी होती है। हिंदी में पर या ऊपर के लिए अंग्रेजी में 7 वर्ड्स आते हैं। यानी पर या ऊपर के लिए कहीं कहीं आपको एट मिलेगा, कहीं कहीं आपको ऑन मिलेगा, कहीं अलोंग मिलेगा, कहीं अपॉन मिलेगा, कहीं ऑनटू मिलेगा, कहीं ओवर मिलेगा और कहीं एबव मिलेगा। तो अब क्या है, तो अंग्रेजी इसीलिए थोड़ा क्लिष्ट हो जाती है, टफ हो जाती है कि फिर समझ में नहीं आता कि हम पर या ऊपर के लिए ऐड का यूज करें या ऑन का यूज करें या लॉन्ग का यूज करें। तो ये चीजें थोड़ा हम इसको डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बहुत ही इजी बता दूं कि जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही बेसिक चीज आपको बताऊंगा। अपवाद उससे अलग रहता है, वो अपवाद तो हर जगह होता है, तो अपवाद को छोड़ करके मैं आपको बेसिक चीजों को बताऊंगा। देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फर्श पर खड़ा हूं। एक सेंटेंस है, यहां पर क्या आया है? पर आया है। इस पर की कोई ना कोई अंग्रेजी होगी, इन्हीं सातों में से कोई ना कोई एक होगा। फिर मेरे सर पर छत है, या मेरे सर के ऊपर या सिर के ऊपर छत है, और यहां भी ऊपर आया है। तो ये दोनों पर या ऊपर, इन दोनों की अंग्रेजी इन्हीं सातों में से आएगी। अब मैं देखिए दोनों पर या ऊपर का बहुत बारीकी से आपको बताता हूं। पहला सेंटेंस है मैं फर्श पर खड़ा हूं। यहां पर कौन कौन लोग हैं? एक तो मैं हूं और दूसरा क्या है? फर्श है। 2 लोग हैं। मेरे सर के ऊपर छत है, तो पहला तो ये यहां भी देखिए 2 लोग हैं। एक तो मेरा सर है और दूसरा क्या है? छत है। 2 लोग यहां भी हैं और 2 लोग यहां भी हैं। प्रीपोजिशन में मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन क्या करते हैं? 2 वर्ड्स के बीच में संबंध बताते हैं। तो ये मैं और फर्श के बीच में संबंध बता रहा है पर।
और मेरे सर और छत के बीच में संबंध बता रहा है ऊपर, दोनों का एक ही अर्थ है। अब अगर हम बारीकी से अगर देखें तो पहले सेंटेंस और दोनों दूसरे सेंटेंस में आपको लगता तो होगा कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बहुत अंतर है। अंतर देखिए, मैं और फर्श पर, मैं फर्श पर खड़ा हूं, ये है पहला सेंटेंस। तो यहाँ मैं हूं और दूसरा फर्श है और खड़ा हूं, ये है। तो यहां मैं और फर्श के बीच में कैसा संबंध है? मैं और फर्श, अब आप बताइए कि मैं और फर्श के बीच में कैसा संबंध है? मैं और फर्श के बीच में आप देखेंगे टच होने का संबंध है। मैं जो है अगर फर्श पर खड़ा हूं तो मेरा पैर जो है फर्श को टच कर रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं फर्श पर खड़ा हूं तो मैं जो है फर्श को टच कर रहा हूं, यानी यहां पर टच है। यानी मैं और फर्श ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहां देखिए, मेरा सर है और छत है। क्या मेरा सर और छत एक दूसरे को टच कर रहे हैं? टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सर ये है और मेरे ऊपर ये छत है। तो देखिए, सर और छत एक दूसरे को टच नहीं कर रही, यानी यहां मतलब नो टच है। अब ये डिवाइड मैंने कर दिया। जब कहीं भी पर या ऊपर शब्द आएगा तो आपको बारीकी से देखना है कि उनके बीच में टच होने का संबंध है या टच होने का संबंध नहीं है। अगर टच होने का संबंध है तो प्रीपोजिशन कोई दूसरा आएगा, और टच होने का संबंध नहीं है तो प्रीपोजिशन कोई दूसरा आएगा। तो हम देखते हैं, अगर टच होने का संबंध रहेगा तो प्रीपोजिशन जो आएगा वो इन पांचों में से आएगा। यानी इस पर की अंग्रेजी या तो एच आएगी, या ऑन या लॉन्ग या पान या ऑन टू आएगी। और जब टच नहीं रहेगा, देखिए मेरा सर और छत एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो जब नो टच रहेगा तो अंग्रेजी ये दोनों आएंगे। बात तो समझ में आई होगी अभी तक कि जब कहीं पर या ऊपर आएगा तो वहां पर दोनों चीजें एक दूसरे को या तो टच करेंगी और या तो टच नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरी हथेली पर ये मार्कर है तो ये टच कर रहा है, टच कर रहा है ना, ठीक है। मेरे सर के ऊपर से चिड़िया उड़ गई तो मेरे सर और चिड़िया के बीच में जो संबंध है वो क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं टच कर रहे हैं, ठीक है ना। पहाड़ पर चिड़िया उड़ रही है तो पहाड़ और चिड़िया एक दूसरे को टच कर रहे हैं? टच नहीं कर रहे हैं। जब टच नहीं कर रहे हैं तो अंग्रेजी इन दोनों में से आएगी, एबव ओवर या एबव आएगा। और जब टच करेंगे तो अंग्रेजी दूसरी आएगी। जैसे मान लीजिए कि टेबल पर किताब रखी हुई है, टच है या नहीं है? तो टच है। टेबल पर बॉटल रखा हुआ है तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो अंग्रेजी दोनों में से। अब हम देखते हैं एक एक करके इन पांचों का यूज क्या है और इन पांचों का यूज क्या है। तो देखते हैं, पहला हमारे सामने है, पहला हमारा है एट। अब हम जनरली तो ये मान लेते हैं कि एट का प्रयोग हम कहां करेंगे? टच होने पर करेंगे। कोई डाउट किसी को नहीं है? टच होने पर करेंगे, यानी दोनों चीजें एक दूसरे को टच करेंगी तभी हम एट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इसका प्रयोग जो है ये आपका हम ऐसे लिख देते हैं टच, और यहां पर टच नहीं। तब अगर टच कर रहा है तो इन पांचों में से होगा, टच नहीं कर रहा है तो इन दोनों में से होगा। तो ऐड का प्रयोग कहां करते हैं? हम टच होने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं, ऐड का प्रयोग हम करते हैं प्रॉक्सिमिटी के लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं समीपता, या आप कह सकते हो निकटता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई चीज पर या ऊपर तो बोली जाती है लेकिन वो टच भी कर रही होती है, लेकिन वो एक्चुअल में वहां नहीं होती, उसके पास होती। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, मम्मी भी खाना खा रही है और दरवाजा बंद है, तभी आपका जो है बेल बजा, टिंगलिंग बजा, तो मम्मी कहती है बेटा जाकर के देखो दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है कहती है ना, यही कहती है। तो आप सोचिए कि जब ये कहती है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है तो क्या जो संबंधित व्यक्ति आया है वो दरवाजे पर खड़ा होता है? वो दरअसल दरवाजे पर नहीं खड़ा होता, वो दरवाजे के जस्ट
बगल खड़ा होता है। बात समझ में आई? यानी दरवाजे के निकट होता है वो प्रॉक्सिमिटी होती है। जैसे आप जा रहे थे, आपने कहा कि यार जा रहे थे, आपको अपने दोस्त का घर नहीं मिल रहा था, तो आपने एक आदमी से पूछा कि भैया बताइए दीपक का घर कहाँ है? तो उसने कहा अरे भैया थोड़े आगे बढ़िए, वो सड़क पर ही तो है। उसने कहा दीपक का घर सड़क पर है। तो आप सोचिए, क्या दीपक का घर सड़क पर हो सकता है? भाई सड़क पर होगा तो फिर तो रास्ता जाम हो जाएगा ना, तो सड़क कहाँ होगी? दरअसल वो बताना चाह रहा है कि वो दीपक का घर सड़क पर नहीं है, जस्ट सड़क के जस्ट बगल में है। तो ये चीज आपको समझना। जैसे कहा जाता है कि सड़क पर पेड़ लगे हैं, तो सड़क आपकी यही होती है ना, ये आपकी सड़क है, इसी पर गाड़ियां मोटर आते जाते हैं। और कहा जाता है कि पेड़ लगे हैं, तो पेड़ कहाँ लगे होते हैं? पेड़ दरअसल सड़क पर नहीं लगे होते, सड़क के समीप यानी एज ऑफ द रोड लगे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रॉक्सिमिटी होने पर एट का प्रयोग करेंगे। इसीलिए आप कहते हैं समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर बुला रहा है, खटखटा रहा है दरवाजा। ये पेड़ जो है सड़क पर है, द ट्रीज आर ऑन द रोड की एट द रोड, एट द रोड होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है सड़क पर नहीं है भैया, पेड़ तो सड़क के बगल में है। तो ऐसी प्रॉक्सिमिटी के लिए हम जो है एट का प्रयोग करते हैं। तो ये बात तो समझ में आई? आप गए बैंक गए थे पैसा जमा करने के लिए, बैंक में भीड़ बहुत था, आप भी लाइन लगाए, सब लोग लाइन लगाए हैं, और बहुत लेट हुआ तो आपके भाई ने आपको फोन किया कि यार कहाँ हो, अभी नहीं लौट करके आए। तो आपका भाई, आप कहते हैं कि भैया जस्ट बस काउंटर पर खड़े हैं, बस आ रहे हैं, तुरंत काउंटर पर खड़े हैं, मेरा नंबर आने वाला है। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं काउंटर पर खड़े। तो आप क्या काउंटर पर होते हैं? भैया आप काउंटर पर नहीं होते हैं, आप काउंटर के बगल में होते हैं। तो यू आर जस्ट स्टैंडिंग एट द काउंटर। कहां होते हैं? एट द काउंटर। कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? एट द रोड। trees are at the road, you are standing at the counter। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आपने ट्रेन देखा है, कहते हैं कि ट्रेन पटरी पर आ रही है, सॉरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अनाउंसर जो है बोलती है ट्रेन नंबर फला इस जो है इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तो अब आप बताइए कि क्या ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है? ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है, ट्रेन तो ट्रैक पर आती है यार, प्लेटफॉर्म पर आएगी। अगर प्लेटफॉर्म पर आएगी तो सारे लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो कहना जो वो चाहती है कि ट्रेन जो है बोला जाता है कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर आ रही है, लेकिन लिखा जाता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास आ रही है, और वहां पर एट का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स आपको हम दे देंगे, और आपको फिर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर देखते हैं। तो ये बात समझ में आई आपको, ऐड का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऐड का प्रयोग हम एक्चुअल में वहां करते हैं जहां कोई चीज वहां नहीं होती, उसके बगल में होती। अब हम आन को देखते हैं। तो पहले तो ये है कि आन में भी वही टच वाली कंडीशन होती है। जब पर या ऊपर बोला जाएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। जैसे मेरी हथेली पर मार्कर है, तो देखो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो टच की तो ये पांचों ही है। अब दूसरा कंडीशन किया गया है, वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब स्थिर। कोई चीज किसी चीज को टच कर रही होती है, और टच करने के साथ साथ वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, वो स्थिर होती है। तो ऐसी स्थिति में हम आन का प्रयोग करते हैं। सब जगह पर या ऊपर की अंग्रेजी आन नहीं होती, जो कि जनरली यूज करते हैं लोग। तो इस चीज को आपको बारीकी से समझना होगा। जैसे मैं जो है फर्श पर खड़ा हूँ, तो फर्श और मैं टच कर रहा हूँ, और चूंकि खड़ा हूं तो मैं क्या हूं? स्टैटिक कंडीशन में हूं, स्थिर हूं। तो आई एम स्टैंडिंग एट द फ्लोर या ऑन द फ्लोर। यहां पर ऑन द फ्लोर होगा।
क्यों? क्योंकि जो है मैं स्थिर हूं। वाटर बॉटल इज ऑन द टेबल या एट द टेबल? ऑन द टेबल होगा, क्योंकि वाटर बॉटल तो स्थिर होगा। और देखिए, तो ये बात तो बहुत इजीली समझ में आई होगी कि जब ऑन का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई चीज स्थिर होती है। कोई चीज आपको लगता है कि जैसे जिसे मान लेते हैं कि नाव नदी पर तैर रही है, द बोट इज सेलिंग ऑन द रिवर। अब सेलिंग कर रही तो यार वो स्थिर कहाँ, वो तो चल रही होगी ना। तो ये चीज आपको समझना है, जब वो चल रही होगी तो ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। द बोट इज सेलिंग ऑन द रिवर गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऑन का यूज कर दिया तो सेलिंग गलत है वहां पर, ठीक है ना। तो इसलिए चूंकि ऑन का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर कोई चीज स्थिर होती है। फिर देखते हैं अगला एलोंग। एलोंग में हम क्या, एलोंग में भी वही कंडीशन है, टच का कंडीशन है। किसका कंडीशन है? टच, यानी एक दूसरे को टच करना चाहिए। दोनों चीजें एक दूसरे को टच कर रही हो, छू रही हो, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन है ऑन इसके उल्टा है। जैसे ऑन का प्रयोग हम स्थिर स्थिति के लिए करते हैं, कोई चीज स्थिर होती है तो वहां करते हैं, लेकिन एलोंग का प्रयोग हम डायनामिक स्थिति के लिए करते हैं, यानी अस्थिर, गतिमान जिसे कह सकते हो। और गति कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए सीधी गति, हॉरिजॉन्टल मोशन आप कह सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल। जैसे एक लड़का सड़क पर दौड़ रहा है, बस सड़क पर चल रही है, जो आपका नाव पानी में तैर रही है, लड़का नदी पर तैर रहा है, नाव जो है पानी पर तैर रही है, नदी पर तैर रही है। आप ऐसे तो यूज करेंगे। तो जो गति होती है, गति भी तो दो प्रकार की होती है। आप अगर फिजिक्स आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो एक गति होती है ऐसे और एक गति होती है या ऐसे। अगर ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल गति है। सीधी लीनियर मोशन के लिए हम एलोंग का प्रयोग करते हैं। द बसेज आर रनिंग एलोंग द रोड, ठीक है ना। द बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। दिस मार्कर इज रोलिंग, देखो दिस मार्कर इज रोलिंग ऑन माई पाम। रोल कर रहा है ना, देख रहे हैं आप, गति कर रहा है। अब गति कैसे कर रहा? सीधी सीधी गति कर रहा है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एलोंग का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे गति कर रही हो या ऊपर नीचे कोई गति कर रहा हो तो उसके लिए हम एलोंग का यूज नहीं करेंगे। उसके लिए तो आपका अपान है ना, तो अपान को भी हम सीख सकते हैं। यहां भी टच ही होगा, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। जैसे पत्ते जमीन पर गिर रहे हैं, पत्ते जमीन पर गिर रहे हैं, तो पत्ता टूटा और गिरेगा कैसे? ऐसे गिरेगा वो। तो ये ऊपर नीचे गति है, और कुल मिलाकर के ये भी डायनामिक स्थिति के लिए होती है। लेकिन डायनामिक स्थिति में कैसी डायनामिक स्थिति होनी चाहिए? ये वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए या टेढ़ी। जैसे पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ ऐसे होता है ना वो बड़का बड़, तो पर्वतारोही चढ़ेगा तो ऐसे तो चढ़ेगा। आप देख रहे हैं इस तरह की गति नहीं है। इस तरह से अगर गति करेगा तो किसका यूज करेंगे? इस तरह की गति के लिए हम करेंगे एलोंग का यूज करेंगे, और इस तरह की गति के लिए अपान का यूज करेंगे। The leaves are falling upon the ground, कि along the ground, upon the ground होगा, on the ground नहीं होगा। फॉलिंग कर रहा है ना, गतिमान है, तो इसलिए हम ऑन का यूज नहीं करेंगे। गतिमान है तो या तो अपान एलोंग का यूज करेंगे या अपान का यूज करेंगे। और चूंकि ऊपर नीचे गति कर रहा है तो इसलिए हम अपान का यूज करेंगे। गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है, तो गिलहरी चढ़ेगी पेड़ पर, चढ़ा दो एक बार इसे पेड़ बना करके, ये है। और गिलहरी जब चढ़ेगी तो इसे तो चढ़ेगी और इसी किसी शाखा पर जाएगी।
तो आप देखते हैं ये गति कैसी है, वर्टिकल मोशन है, और इसके लिए अपान का प्रयोग हम करेंगे। तो ये बात हमें लगता है आपको समझ में शायद आ गई हो कि जो है हम कहां कहां किसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑनटू। अब भैया ये ऑनटू क्या है? पहली बात तो ऑनटू का यूज आपने बहुत कम देखा होगा, क्योंकि ऑनटू जो है बहुत ही रेयर केस में यूज किए, क्योंकि इसके साथ कुछ कंडीशंस जुड़े होते हैं। तो टच यहां भी होता है, क्योंकि ये पूरा टच के लिए ही होता है। तो ऑनटू में ऑन शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस ऑन से पता चलता है कि ये खासियत इसके अंदर होगी, ये खासियत इसके अंदर होगी। जैसे मान लीजिए कि एक टेबल है आपका, एक टेबल है और उस टेबल पर कैंडल जल रहा था। टेबल है, मान लेते हैं टेबल है आपका और उस टेबल पर ये कैंडल रखा हुआ था, जल रहा था, और ये अभी देखिए दिस कैंडल इज बर्निंग ऑन द टेबल। ऑन देखिए आया कि नहीं, ऑन द टेबल हो गया, लेकिन धक्का लगा टेबल में और ये मोमबत्ती गिर गई। तो आप क्या करते हैं, उसको फिर उठा देते ना। तो देखिए एक बार पहले ये स्थिर था, फिर गतिमान हुआ और फिर उसके बाद फिर स्थिर हो गया। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम ऑनटू का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज स्थिर होती है, उसके बाद कुछ समय के लिए गतिमान और उसके बाद फिर स्थिर हो जाती है, तो उसके लिए हम ऑनटू का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका यूज बहुत कम करते हैं। तो ये द कैंडल फेल ऑनटू द टेबल, द कैंडल फेल ऑनटू द टेबल। मान लीजिए कि कोई ट्रेन फुल है, तो आप क्या करते हैं, ट्रेन पर यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन के सबसे ऊपर छत पर आप यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पकड़ने के लिए कुछ होता नहीं है। अचानक जो है एक जंक्शन जोड़ था रेल में, पटरी में, और एक झटका सा आपकी बोगी में लगा और आप नीचे बुद्ध से गिर गए। तो अभी आप स्थिर थे, फिर आप गिर गए, गतिमान हो गए, तो क्या आप पड़े रहेंगे? हो सकेगा तो आप फिर खुद फांद करके फिर चढ़ने की कोशिश करेंगे, बैठेंगे या वहीं बैठ जाएंगे, जमीन पर ही बैठ जाएंगे। तो आप पहले स्थिर थे, आप स्थिर थे नहीं, क्योंकि ट्रेन और आप दोनों चले थे, तो आप बिना सूर्य की गतिमान थे, आप स्थिर थे, आप एक हिसाब से स्थिर थे, गिरे, गतिमान हुए और फिर जो है अपना हड्डी पसली सीधा करने के लिए जो है बैठ गया। तो आप स्थिर थे, गतिमान हुए, फिर स्थिर हुए, तो आप क्या करेंगे, यू फेल ऑन टू द ग्राउंड फ्रॉम द ट्रेन। बात समझ में आई? तो ऑन टू का यूज हम वहीं पर करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पर या ऊपर की जो 5 इंग्लिश होती है, एच, ऑन, अलोंग, अपॉन, ऑन टू, इसको हमने देखा। अगर इन 5 में से आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो बेझिझक आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इससे जुड़े हुए एक्सरसाइज आप कीजिए। तो यहाँ टच में क्या होगा, स्टैटिक, फिर डायनामिक, कुछ समय के लिए क्या होगा डायनामिक, और उसके बाद फिर स्टैटिक। तो ये कंडीशन है। अब हम आते हैं ओवर और एबव में, ठीक है ना। ओवर और एबव में देखते हैं। तो हमने बताया था कि ओवर और एबव में क्या है, इन 5 में टच होने का कंडीशन है और इन दोनों में टच होने का कंडीशन नहीं है। तो यहां इसको हम थोड़ा दूसरे ढंग से देख लेते, ओवर एंड एबव, इस तरह से पर या ऊपर की अंग्रेजी, पर या ऊपर की अंग्रेजी 2 और होती है, और ये है एबव और है ओवर, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वह दोनों चीजें जिस पर के लिए पर या ऊपर का यूज किया गया है, वह एक दूसरे को टच करनी नहीं चाहिए। जैसे मेरे छत के ऊपर, सॉरी मेरे सिर के ऊपर छत है, तो यहाँ मेरा सर है और आप देख रहे हैं मेरा सर और जो छत है मेरे ऊपर, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो होना चाहिए नो टच, यानी टच नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर टच होगा तो ये 5 आएंगे और टच नहीं होगा तो ये दोनों आएंगे। अब देखिए, अब मैं 2 एग्जांपल लिखता हूं।
मेरे सिर के ऊपर पंखा है, पंखा है, पंखा लटक रहा है, लिख देते हैं। और चिड़िया पहाड़ पर उड़ रही है। एक तो मेरा सिर है पहली लाइन में, और दूसरा क्या है, पंखा है। दूसरी लाइन में क्या है, चिड़िया है, और फिर क्या है, पहाड़ है। और ये दोनों देखिए एक दूसरे को टच नहीं करे, मेरा सर और पंखा एक दूसरे को टच कर रहा, नहीं टच कर रहा, आप देख रहे होंगे। तो नहीं टच कर रहा है तो इसका मतलब एबव या ओवर आएगा। चिड़िया और पहाड़ है, ये भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो यहां जब टच नहीं कर रहे या तो एबव होगा या तो ओवर होगा। अब दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। यहां मेरा सर है, उसके बाद पंखा है, और पंखे के ऊपर भी कुछ है। यहां मेरा सर है, फिर उसके मेरे सर के ऊपर पंखा है, और पंखे के ऊपर भी कुछ है, बिल्कुल है, क्योंकि पंखे के ऊपर कुछ रहेगा नहीं तो फिर पंखा लटकेगा कैसे। पंखे के ऊपर छत है भाई, या कोई जो रॉड होगा, कुछ ना कुछ चीज है जिसकी वजह से पंखा लटक रहा है। तो यहां आप देख रहे होंगे, यहां पर तीन चीजें हो गई। कितनी चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई, कम से कम तीन चीजें हो गई। क्यों, मेरा सर, दूसरा पंखा, और उस पंखे के ऊपर भी कुछ चीज, कोई ना कोई चीज है, तो कुल मिलाकर के तीन चीज हुई। लेकिन यहां देखते हैं, यहां है चिड़िया, दूसरा है पहाड़। चिड़िया पहाड़ पर उड़ रही है, तो चिड़िया और पहाड़ एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, अंग्रेजी आएगी। तो पहाड़ है, उसके ऊपर चिड़िया है, और चिड़िया के ऊपर भी कुछ है। चिड़िया के ऊपर तो भाई आसमान है, ओपन स्काई है, मतलब शून्य है, अनंत आकाश है ना, उसको शून्य मानते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर के दो ही हुए। कितने हुए, दो। अब अगर तीन है तो क्या यूज करेंगे, और अगर दो हैं तो क्या यूज करेंगे। अगर तीन है तो एबव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, और अगर दो है तो हम ओवर का यूज करेंगे। अच्छे से समझ लीजिए इसी एग्जांपल से। मेरे सिर के ऊपर पंखा लटक रहा है, मेरा सिर है और पंखा है, चिड़िया पहाड़ पर उड़ रही है, चिड़िया पहाड़ है। ये मेरा सिर और पंखा एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, अंग्रेजी इन दोनों में से कोई आएगी। मेरा सिर है, मेरे सिर के ऊपर पंखा है, मेरे पंखे के ऊपर भी कोई ना कोई चीज है, छत है। और अगर छत नहीं होगा तो कोई ना कोई रॉड होगा जिससे वो पंखा लटक रहा होगा। तो कुल मिलाकर के तीन चीज है। तो जब तीन चीज होगी तो एबव का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, चिड़िया पहाड़ पर उड़ रही है, तो पहाड़ है, उसके ऊपर चिड़िया है, और चिड़िया के ऊपर क्या है, कुछ नहीं भाई। तो जब कुछ नहीं है तो दो ही चीज हुए यहाँ पर, यहाँ तीन है, यहाँ पर दो। जब दो ही चीज होंगे तो हम यूज करेंगे ओवर, और जब तीन होंगे तो हम यूज करेंगे एबव का यूज करेंगे। तो the fan is hanging above my head, above my head, यहाँ above का यूज करेंगे। और the bird is flying over the mountain, over the mountain। आप देखिए एग्जांपल और आपको बताते हैं। मान लीजिए एक खुला कंपटीशन था, खुला कंपटीशन था, तो उसमें टॉपर्स का लिस्ट आया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये टॉपर्स की लिस्ट है। यहाँ पर एम है, पहले नंबर पर एम है, दूसरे नंबर पर ए है, और तीसरे नंबर पर एन है। तो भैया देखते हैं क्या कहा जाता है। एम के ऊपर भी कोई है नहीं है, तो कहा जाता है एम इज ओवरऑल चैंपियन, ओवरऑल
यूज किया जाता होगा, आपने देखा होगा, ठीक है ना। ओवरऑल चैंपियन, ओवरऑल चैंपियन का मतलब इसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे इस सेशन का अंत होता है और फिर हम नए सिलेबस, नए जो है टॉपिक के साथ फिर जो है मिलते हैं। आप बने रहे हमारे इंग्लिश मेनिया यूट्यूब चैनल पर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।